दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के 15 प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है मित्रों कि वैयक्तिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहला प्रश्न है कि जो वैयक्तिक शब्द है मित्रों इसमें प्रत्यय का, पहले ही बता चुका हूं मैं अच्छी तरह से। ये टॉपिक है ना आपके करवा भी दूंगा मैं, है ना। देखिए संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा प्रत्यय ना। इन चार टॉपिक में से हर एग्जाम में हिंदी लगभग हर एग्जाम में आती है, वर्ल्ड टीचिंग एग्जाम में आती है, और उनमें इन चार जो टॉपिक है संधि समास उपसर्ग प्रत्यय इनको ज़्यादा वरीयता देने है ना, क्योंकि इनमें से कम 5-7 प्रश्न आते हैं, है ना। तो इसी क्रम में देखिए इस टॉपिकों के प्रश्न में हर जो हिंदी व्याकरण के अपने 15 का जो बनता है वीडियो उसमें रखता हूँ, एक आध प्रश्न इन हर मतलब प्रत्येक टॉपिक का इनका एक ही प्रश्न रखता हूँ। तो वैयक्तिक में देखिए कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क, अक, इक या ए, है ना। तो मित्रों वैयक्तिक में आपको बता दूं मैं, वैयक्तिक का हो जाएगा आपके व्यक्ति धन इक प्रत्यय। व्यक्ति धन इक प्रत्यय, व्यक्ति इसमें मूल शब्द है और इक क्या रहेगा, प्रत्यय रहेगा ना। ये क्या बना, वैयक्तिक बना। ठीक है, ये क्या बन गया मित्रों, वैयक्तिक। जैसे सामाजिक समाज प्लस इक, आर्थिक अर्थ प्लस इक। इसी प्रकार देखिए मित्रों ये जैसे कार्मिक शब्द है ना, कार्मिक शब्द का क्या हो जाएगा, कर्म प्लस इक। क्या हो जाएगा, कर्म प्लस इक, ये कार्मिक का ना, आर्थिक सामाजिक वैयक्तिक है ना। तो मित्रों प्रश्न संख्या 1 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 देखिए मित्रों, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि जो डीएसएसबी की बात करूं या रीट वालों के, है ना, रीट की तो अच्छी तैयारी हो ही चुकी है लगभग। तो डीएसएसबी की बात करूं अगर मैं, तो मित्रों देखिए इसमें मैंने कहा कि धीरे धीरे मैं करवा रहा हूँ। अब देखिए मैंने साइकोलॉजी सीडीपी तो शुरू कर दी, ठीक है, टॉपिक वाइज, है ना। और अगर क्विज आप देखना चाहते हो 15 प्रश्नों की 30 प्रश्नों की, जो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। ये पुराने टाइम से चल रही है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी जो ग्रामर की मैंने कहा कि इसकी मतलब 15-15 प्रश्न क्विज है ना, वो तो चल रही है क्वेश्चन सीरीज। लेकिन अब हिंदी ग्रामर को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए हिंदी ग्रामर को अगर टॉपिक वाइज नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, कि 15 प्रश्न देख लेना, ठीक है। ये 15 प्रश्न हिंदी के प्रत्येक टॉपिक में से लिए गए प्रश्न, मोस्ट प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या रखा मित्रों की ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ठीक है। ईर्ष्या बड़ी निंदा या उपयुक्त शब्द, तो आपको पता है ईर्ष्या शब्द है ये भी स्त्रीलिंग है, बड़ी शब्द है ये भी स्त्रीलिंग है, और निंदा है तो ये भी स्त्रीलिंग है। इसका मतलब है मित्रों जो उपयुक्त सभी शब्द है यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है ना। इस देखिए ईर्ष्या, बड़ी, इस प्रकार बेटी, है ना, निंदा ये क्या है, स्त्रीलिंग है। की देखो तो की भी क्या है, स्त्रीलिंग है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए मित्रों, हम पद व्याकरणिक दृष्टि से है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, है ना। ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया था एक बार वर्ल्ड एग्जाम में। हम शब्द, ये हम शब्द या पद है वो व्याकरणिक दृष्टि से है, व्याकरणिक दृष्टि से क्या है। ऑप्शन पे गौर कीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन, पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग बहुवचन, निजवाचक सर्वनाम पुल्लिंग बहुवचन, और चौथा विकल्प है निजवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन। तो देखिए हम शब्द है, हम में देखिए सबसे पहले सर्वनाम पूछा है, तो 3 प्रकार के पुरुषवाचक में 3 प्रकार के सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। तो उत्तम की बात करूँ तो वो वक्ता के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि बोलने वालों के लिए। तो मैं, हम, मेरा, मैंने, मुझे, है ना, ये सब उत्तम पुरुषवाचक के उदाहरण है, यानी पुरुषवाचक है ये तो निश्चय, ठीक है। तो यहाँ पे निजवाचक वाले दोनों विकल्प हट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हट गए तो इसका मतलब अब भले ही ये हो पुल्लिंग बहुवचन हो या स्त्रीलिंग एकवचन, इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये क्या हो गए, विकल्प हट गए, तीसरा भी हट गया और चौथा भी हट गया, ठीक है। अब विकल्प बचे हमारे पास 2 विकल्प, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है बिल्कुल। देखिए क्यों स्त्रीलिंग क्यों नहीं है, तो देखिए हम में स्त्रीलिंग भी होगा, हम में स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ये मतलब जैसे लड़कियों के लिए प्रयुक्त हो सकता है ना, और लड़कों के लिए, दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हम दो तो हट गए, निजवाचक है ही नहीं, तो ये तीसरा चौथा विकल्प हट गया। अब पहले दूसरे में कहीं पे स्त्रीलिंग नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब पुल्लिंग है। यानी पुरुषवाचक तो है, ये भी है, ये भी है, पुल्लिंग है, ये भी ठीक है। अब वचन की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, वचन हम में एक वचन है या बहुवचन, तो मित्रों हम में बहुवचन है, ने की एक वचन है ना। मैं शब्द का बहुवचन हम हो जाएगा, और मैं शब्द है वो भी क्या है, मैं शब्द
मतलब एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन है क्या, वो भी बहुवचन शब्द है। और हम की बात करूँ तो यहाँ पे बहुवचन आएगा। इसका मतलब क्या है मित्रों, इसका मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग बहुवचन, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है मित्रों वो सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 3 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रवासी शब्द का सही अर्थ है। प्रवासी शब्द का सही अर्थ है, अच्छा प्रश्न है ना। अपने देश में रहने वाला, अपने देश में रहने वाले को कहते हैं मित्रों स्वदेशी। क्या कहते हैं मित्रों, स्वदेशी। कहीं भी स्थायी वास न करने वाला, कहीं भी स्थायी वास न करता है, यानी कि वो जो घुमंतु रहता है, यायावर या घुमंतु कहते हैं उसको, यायावर या घुमंतु कहते हैं उसको मित्रों, ठीक है। परदेश में रहने वाला बिल्कुल सही है, परदेश में रहने वाले को ही कहते हैं प्रवासी, यानी कि उपयुक्त सभी विकल्प नहीं होएगा मित्रों। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है मित्रों प्रश्न संख्या 4 में। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए मित्रों, निम्न शब्दों में सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देखिए सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण पूछे हैं ना। तो देखिए आग्नेय, आग्नेय क्या है मित्रों, देखिए आग्नेय एक जो दिशा विशेष का नाम है, इसका मतलब आग्नेय में व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। देव शब्द जातिवाचक है, उसी से भाववाचक बना है देवत्व या देवता, यहाँ भाववाचक ठीक है। और यौवन, युवक शब्द जातिवाचक है, उसी से भाववाचक बना है यौवन, ये भी ठीक है। लेकिन ये पहला आग्नेय गलत है, इसका मतलब ये विकल्प हट गया। शिष्य, शिष्य जातिवाचक है। बाकी बंधुत्व है, बंधु शब्द से बंधुत्व भाववाचक बना, चोर से चोरी भाववाचक बनाना, यानी कि ये नहीं है, ये दोनों तो भाववाचक, इसका मतलब ये विकल्प हट जाता है, क्योंकि सभी पूछे यहाँ पे है ना, सभी। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण और भीड़, तो देखिए मित्रों ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण शब्द है ये क्या है, ये जातिवाचक है, इसी से भाववाचक बना ब्राह्मणत्व, और भीड़ भी जातिवाचक है, तो ये दोनों नहीं है, इसका मतलब ये भी विकल्प हट गया ना। वीर शब्द जातिवाचक है, उसी से बना है वीरता। स्त्री शब्द जातिवाचक है, उसी से बना स्त्रीत्व, भाववाचक बन गया। और प्रभु से प्रभुता बन गया, यानी कि ये विकल्प सही हो जाता है ना, क्योंकि ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाते हैं। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 5 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए मित्रों, कांता शब्द स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा। ये जो शब्द है कांता, ये स्त्रीलिंग है, और इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा। ये मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। देखिए कांत, कांतार, कंत या कोई नहीं, कोई नहीं को हटा दो, ठीक है। कंत भी कोई शब्द नहीं है, कंत भी नहीं होगा। अब बचे विकल्प 2, कांत या कांतार। देखिए सबसे पहले इसका अर्थ भी जान लीजिए, कांता का अर्थ क्या होता है, इसका वैसे शाब्दिक अर्थ देखें मित्रों तो वो होता है सुंदर स्त्री। क्या होता है, सुंदर स्त्री होता है, ठीक है। अब सुंदर स्त्री तो मतलब इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में ये हो गया सुंदर स्त्री, पुल्लिंग में क्या होगा, सुंदर आदमी, तो मतलब हो जाएगा मित्रों कांत। कांत का मतलब होता है वैसे सुंदर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जबकि कांतार का मतलब होता है वन, जंगल, आनन, है ना, अरण्य, कानन, वन, जंगल, कांतार, है ना, ये शब्द जंगल के पर्यायवाची है। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ पे आपके प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, साहस शब्द का विलोम है। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। साहस शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए साहस का हिम्मत, ये तो इसका पर्याय हो जाएगा। वीरता, ये भी इसका पर्यायवाची, ये दोनों क्या है मित्रों, ये इसके पर्यायवाची हो जाएगा। वीरता, साहस, हिम्मत, है ना, ये पर्याय है, इसलिए ये हट गया, ठीक है। हमें पूछा है विलोम कौन सा, इसका उल्टा कौन सा। देखिए डरना, तो डरना साहस का थोड़ी होगा। हाँ होगा, साहस का डरना हो सकता है, विलोम हो सकता है, लेकिन डरना का क्या होगा, डरना का हिम्मत हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए साहस शब्द जो है इसका सही विलोम क्या होगा, इसका सही विलोम होगा भीति। भीति का अर्थ वैसे डरना होता है, भीति यानी डर, है ना, भीति यानी डर या भय, भीत, ठीक है। तो ये इसका क्या सही उपयुक्त दृष्टि से यही विलोम होगा, यानी विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 7 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये पर्यायवाची शब्द के रट लीजिए, ठीक है। यतीम शब्द किसका पर्याय है। यहाँ एक प्रश्न नहीं बना, 4 प्रश्न बनाएंगे, देखिए कैसे। यतीम शब्द किसका पर्याय है, इनाम, अनाथ, एकांत, आभारी। देखिए इनाम के देखूँ मैं, है ना, इनाम के पर्याय देख लेते पहले। इनाम के हो जाएंगे पुरस्कार, है ना। इसके अलावा हो जाएगा जैसे इसका हो जाएगा मित्रों उपहार, ठीक है, पुरस्कार, उपहार। इसके अलावा हो जाएगा जैसे पारितोषिक, है ना, और एक बख्शीश भी कह सकते हैं इनाम को, ठीक है, उर्दू भाषा का शब्द है बख्शीश, पारितोषिक, उपहार, पुरस्कार, है ना, पारितोषिक, ये इनाम के हैं। अनाथ की बात करूं तो बिल्कुल सही है, अनाथ का ही क्या है मित्रों, ये पर्यायवाची है यतीम। अनाथ का क्या हो जाएंगे, जैसे कि निराश्रित, बेसहारा, दीन, नाथहीन, ये यतीम,
है ना, यतिम, ये इसके पर्याय हो जाएंगे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एकांत की बात करूं तो एकांत की हो जाएगा जैसे निर्जन, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा सूना, सुनसान, है ना। इसके अलावा जाएगा जन शून्य, जन शून्य है ना, शून्य जन हो, वहाँ पे कोई लोग नहीं है, एकांत ना। आभारी की बात करूँ तो हो जाएगा उपकृत, कृतज्ञ, ऋणी, कृतार्थ, है ना, अनुग्रहिता, ये आभारी के हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने प्रश्न अच्छे, है ना, 1 से 4 प्रश्न बना लिए हमने। तो प्रश्न संख्या 8 यतिम का पर्याय हो जाएगा मित्रों, विकल्प नंबर 2 सही है, अनाथ। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। समास, दीर्घ बाहु शब्द में कौन सा समास है मित्रों? अव्यय भाव। अव्यय भाव में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं है ऐसा। और दीर्घ बाहु में 2 शब्द है। दीर्घ बाहु में क्या शब्द है? एक है दीर्घ, दूसरा है बाहु, ठीक है। द्विगु शब्द में पहला संख्यावाचक है, यहाँ संख्यावाचक भी नहीं, दूसरा संज्ञा होता है ना। कर्मधारीय, कर्मधारीय हो सकता है, लेकिन देखिए जब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दीर्घ है बाहु जिसकी, दीर्घ है बाहु जिसकी अर्थात भगवान विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु। यानी कि पहला पद दीर्घ हो गया, दूसरा बाहु हो गया और तीसरा विष्णु हो गया, यानी कि 3 अर्थ निकले। 2 पद, है ना, 2 शब्द इसमें प्रधान नहीं होकर जब तीसरा पद प्रधान होता है तो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 देखिए, रत्नेश शब्द में कौन सी संधि है? रत्नेश शब्द, अच्छा प्रश्न है, संधि कौन सी है ना? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या व्यंजन संधि? ये प्रश्न भी सीटेट में आ चुका है। अब देखिए गुण संधि को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से छोटा सा नियम है गुण संधि का कि ए या आ के बाद अगर कोई समान, ए या आ के बाद जैसे ई या ई है, सॉरी, तो क्या बनेगा? ए या ए बनेगा, ए या आई बनेगा, ठीक है। और अगर ए या आ के बाद उ या उ आए तो मित्रों ओ या औ बनेगा। यही है, यही है ना। तो देखिए यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या व्यंजन संधि, क्या होगा? देखिए मित्रों इसमें जो ये औ और ये ऐ ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि औ वाला फिर वो वृद्धि संधि में हो जाएगा, 2 मात्रा वाला, है ना। तो ये नहीं होगा, इसमें ध्यान रखना है, ये एक ही होगा, ओ हो जाएगा। ए या आ के बाद उ या उ आए ओ हो जाएगा, ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ शब्द के टुकड़े क्या हो रहे हैं? एक तो हो रहा है रतन प्लस ईस, यानी इसमें ए है, इसमें बड़ी ई है, ए और ई ए बन गए रत्नेश। इसका मतलब यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी मित्रों। तो आपके विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वें पर। एक और पर्यायवाची शब्द से प्रश्न है, प्रसून शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये भी सीटेट में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। लेवल 2 का है सीटेट में पहले, है ना, ओल्ड एग्जाम में। देखिए कुसुम, पुहुम, उत्पन्न या सुमन, तो प्रसून शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये नहीं ध्यान में रखना है मित्रों, यहीं पे ज्यादा गलती करते हैं, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है ना। तो देखिए प्रसून का कुसुम, पुहुप, सुमन, पुष्प, फूल, ये क्या है? ये इसके पर्यायवाची है, ठीक है, लेकिन उत्पन्न इसका पर्यायवाची नहीं हो जाएगा मित्रों। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 11वें में उत्तर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें में। देखिए सभी टॉपिकों से एक एक प्रश्न लिए गए ना। खटाई में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है, मुहावरे लोकोक्तियां भी आएंगे, तो खटाई में पढ़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नष्ट हो जाना, काम में रुकावट आना, अनुभव न होना या मृत्यु के समीप होना? मृत्यु के समीप होना, इसका मुहावरा बताऊं आपको, इसका मुहावरा हो जाएगा कब्र में पैर लटकना, ठीक है, ये नहीं होगा इसका। अनुभव न होना, कच्ची गोलियां खेलना, बाल सफ़ेद न होना, ये हो जाएंगे। खटाई में पड़ने का हो जाएगा दोस्तों काम में रुकावट आना, है ना। काम में रुकावट आना ये मुहावरा, इसका मतलब खटाई में पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा काम में रुकावट आना, और नष्ट हो जाना इसका नहीं होता है। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 12वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 13वां है, नई गोसन कंडों का तकिया लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो देखिए इसे ऐसे पढ़ सकते हो आप, नई गोसन कंडों का तकिया, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, नया लग रहा है प्रश्न, बिल्कुल नया है। नई गोसन है लेकिन कंडों का तकिया है, नई गोसन कंडों का तकिया, नई गोसन कंडों का तकिया लोकोक्ति सही करते, दिमाग लगाइए। अनाड़ीपन दिखा रहे हैं, कार्य का अनुभव न होना, अनुभव का अभाव, कार्य का अनुभव न होना, अनुभव का अभाव, अनाड़ीपन दिखाना है, अनुभव विहीन व्यक्ति द्वारा अजीब हरकत करना। लगभग चारों ऑप्शन सेम है, लेकिन फिर भी एक ही इसका उत्तर हो जाएगा ना, ऐसे प्रश्न गलत होते हैं ना। तो यहाँ इन एक एक प्रश्नों से मेरिट बनती है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो देखिए नई गोसन,
गोसन, गोसन का अर्थ वैसे होता है शौकीन, है ना, शौकीन भी कह सकते हैं। यानी कि जो नया बंदा है, नया शौक रखता है ना, वो तकिया किसका लगा रहा है? कंडों का। कंडे जानते हो? उपले, है ना, जीवाश्म उपले जानते हो ना, उपले या कंडे, तो उसका तकिया लगा रहा है ना, नया शौकीन है, कंडों का तकिया लगा रहा है। इसका मतलब विकल्प नंबर 1, 2, 3 नहीं होंगे, यहाँ विकल्प नंबर 4 होगा। अनुभवहीन व्यक्ति है, यानी नया गोसन है, नया अनुभवहीन व्यक्ति है, और कंडों का तकिया लगा रहा है ना, यानी अजीब हरकत कर रहा है। अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा अजीब हरकत करना इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाता है मित्रों। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 13 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14 पर। देखिए, क्रिया से प्रश्न है, टॉपिक क्रिया। मैं अभी सोकर उठा हूँ, सोकर कौन सी क्रिया है मित्रों? मैं अभी सोकर उठा हूँ वाक्य में सोकर कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक, दो तो कर्म है ही नहीं यहाँ पे। नाम धातु, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली जो धातु है वो नाम धातु। जैसे आप से अपनाना, स्वीकार से स्वीकारना, बात से बतियाना या बताना, और लाज से लज्जाना, ये नाम धातु क्रिया। ये किससे नहीं बनती है? ये क्रिया से नहीं बनती है। ऐसी धातु जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब विकल्प 2 बचे, पूर्वकालिक या प्रेरणार्थ। प्रेरणार्थ क्रिया खुद ने कर किसी दूसरे से कार्य करवाए। जैसे मैंने रमा से पत्र लिखवाया, मैंने राम से यह कार्य करवाया, मैंने सीता से गृह कार्य करवाया। खुद ने करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं ना, प्रेरणार्थक हो गई, प्रेरणा दे दी। या मैंने नाई से बाल कटवाए, उसमें भी प्रेरणार्थक है, ठीक है। यहाँ हो जाती है मित्रों पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक है, देखिए अंत में कौन सी क्रिया आई? उठा हूँ, इससे पूर्व काल की। पूर्व काल क्या है? सोकर उठा हूँ, यानी सोया है अब उठा है ना, तो उठना ये तो वर्तमान हो जाएगी। पूर्वकालिक पहले के काल की, सोकर। इसकी पहचान क्या है? जो मुख्य क्रिया है ना अंत में उसके जस्ट पहले वाली आएगी, ठीक है ना। उसके जस्ट पहले आएगी। अगर मान लो यहाँ पे एक क्रिया, दूसरी क्रिया, अंत में तीसरी क्रिया है, इसमें पूछे पूर्वकालिक कौन सी, तो अंत में ये इसके जो नजदीक है वही होगी पूर्वकाल की, ये नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप बता देना वहाँ पूर्वकालिक है ना। इसकी पहचान, इस क्रिया के अंत में पीछे कर या करके लगता है। जैसे सोना है तो सोना में क्या लगा? सो कर लगा, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों ये। प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15 कि मच्छर का जन्म लार्वा से होता है, वाक्य में कौन सा कारक? लीजिए, जैसे ही प्रश्न को पढ़ोगे आप खुद कह दोगे सर बहुत अच्छा प्रश्न है ना, मैं नहीं कहता अच्छा प्रश्न है। मच्छर का जन्म लार्वा से होता है, बहुत कम ने देखा होगा ऐसा प्रश्न। वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछा है, कारक के टॉपिक से प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कारक। अच्छा, अपदान कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। आपको पता है से विभक्ति आई है। देखिए विभक्ति कहूँ मैं, या मित्रों परसर्ग कहूँ, परसर्ग ना, और या कह दूँ विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह ना, एक ही चीज होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या रखा? से। अब से किस में लगता है? दो ही कारक में लगता है, तो कर्म कारक हट जाएगा, वहाँ को लगता है, अधिकरण में मैं पेपर है वो लगता है ना। करण कारक या अपदान, करण में देखिए माध्यम में साधन होता है, तो यहाँ पे माध्यम में साधन मत समझना कि लार्वा मच्छर का एक साधन है, ऐसा गलत चीज़ है ना। यहाँ अपदान कारक हो जाता है। किस अर्थ में? कि मच्छर का जन्म लार्वा से होता है, यानी कि एक तो जैसे पृथक होने के अर्थ में, जैसे वह गांव से शहर गया तो वहां पृथक हो गया, उस जगह से छोड़कर ना। पेड़ से पत्ता गिरता है तो उस जगह को छोड़कर वो अलग हो गया, पृथक अर्थ में अपादान कारक आता है मित्रों। इसके अलावा मच्छर का जन्म लार्वा से होता है, एक होता है उत्पन्न होने के अर्थ में, जैसे गंगा हिमालय से निकलती उत्पन्न हो रही है ना, उसी प्रकार मच्छर उत्पन्न होता है किससे? लार्वा से, तो यहाँ अपादान कारक है, सही उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 15 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों ये थे आज के 15 प्रश्न। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।